हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQIAS हिंदी। वापस से एनसीईआरटी की क्लास शुरू करते हैं। छुट्टी से वापस आ गए हैं तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग 7 और 8 दो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था और हम लोगों ने देखा था कि कैसे संचार माध्यम का प्रभाव है और उसमें विशेषकर जब विज्ञापन की बात आती है तो विज्ञापन कैसे हमारे प्रत्येक निर्णय को प्रभावित करते हैं। इन सारी चीज़ों को आपने देखा था। आज हम लोग समझते हैं कि जो भी सामान है, वस्तु है, उस वस्तु के बनाने के पीछे क्या क्या चीज़ें होती हैं, रोजगार कैसे विकसित होता है और किस तरीके से राज्य व्यवस्था रोजगार से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित इनका आपस में संबंध है, इसको आज हम लोग देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 9 है, अध्याय 9 और उसमें जो हेडिंग दी गई है वो बाजार में एक कमीज। आप देखिए, ये जो क्लास आप देखेंगे इसमें आपको देखना है बाजार में एक कमीज। एक कमीज बनने से, एक कमीज के बनने के पीछे पूरी कहानी क्या है उसको समझेंगे। फिर आगे जो मूल भाव है इस चैप्टर का उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले स्टोरी से शुरू करते हैं, कहानी से शुरू करते हैं। जो ये कहानी कहती है, ये कहानी कहती है कि स्वप्ना जो कुरनूल की एक छोटी किसान है। आप देखें, इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर देंगे तो आपको थोड़ा ये बेहतर लगेगा और ये आपको विजिबल होने लगेगा। देखिए, कुरनूल स्वप्ना की बात है। स्वप्ना जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधे अब पक रहे हैं और उनमें कुछ चटक भी चुके हैं, मतलब कायदे से पक चुके हैं। इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिसमें रुई भरी हुई है एक साथ आप देखें तो चटक कर नहीं खुलते, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने, आप देखेंगे यहां पर, बोनी शुरू करने के समय सपना ने खेती करने के लिए बीज, खाद और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए ऊंची ब्याज दर में 2500 रुपए का कर्ज भी लिया था। अब अगर हम बात करें, उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत किया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वो अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। लिहाजा उसने रुई चुन लिया है। अब वो उस स्थानीय व्यापारी के पास रुई बेचने के लिए आई है। आप देख सकते हैं, कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है। जैसे आप देखेंगे तो उर्वरक है, कीटनाशक है आदि, इन किसानों को काफी व्यय करना पड़ता है और तत्पश्चात प्रायः छोटे किसान इन खर्चों की पूर्ति के लिए पैसे उधार लेते हैं। व्यापारी के परिषद में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे हैं। 1500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6000 रुपए की हुई। अब आप देखिए, व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3000 रुपए काट लिए और 3000 रुपए ही उसे दिए, तो 2500 रुपए का 500 रुपया ब्याज हो चुका है और 3000 रुपए स्वप्ना को यहाँ पर मिलते हैं। स्वप्ना के पास अब इतना मेहनत करने के बाद केवल 3000 रुपए जो हैं वो बच रहे हैं। स्वप्ना इस रुई को उगाने में 4 महीने की जी तोड़ मेहनत उसने की है। आप देखिए, इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी, ऐसा स्वप्ना जो है उस व्यापारी से कहती है, उस व्यापारी को बोलती है। कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है। जिनिंग मिलें कपास खरीद लेती हैं, फिर जिनिंग मिलें कपास से बीज हटाती हैं और दबाकर कपास का गट्ठर बना देती हैं। कैसे ये पूरी प्रक्रिया चलती है? सूत काटने की मिलें कपास के गट्ठर को फिर खरीद लेती हैं,
फिर सूत काटने की मिलों से धागा बनाया जाता है, फिर सूत काटने की मिलें व्यापारियों को धागा बेचती हैं, फिर उस धागे से कपड़े बनाए जाते हैं, फिर उस कपड़े को, उस कमीज को बड़े जो व्यापारी हैं वो खरीदते हैं, फिर उस कमीज को बड़े व्यापारी से वो छोटे व्यापारियों तक जाता है और तब जाके वो लोगों के लिए उपलब्ध होता है। तो एक कमीज का अगर आप स्टेप देखेंगे तो कितनी सारी प्रक्रिया से एक कमीज तैयार होती है। तो एक कमीज तैयार करने की प्रक्रिया आपको यहाँ पर समझाई गई है। देखिए, व्यापारी कहता है कि अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी भी इतने ही देंगे, ऐसा वो बता रहा होता है स्वप्ना को। अगर आपको विश्वास न हो तो कुरनूल के बाजार में जाकर आप खुद पता लगा लीजिए, ऐसा बताता है। स्वप्ना नाराज न हो, मैं भला यह कैसे संदेह कर सकती हूँ आप पर, मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी होगी कि कुछ महीने का गुजारा चल सकेगा। सोचिए, नींव डालने वाले जो कमीज आप बाजार में खरीदते हैं, उसकी नींव डालने वाले सबसे कम आमदनी उससे प्राप्त करते, अपना गुजारा भी चला लें इतनी तक आमदनी नहीं होती। और वास्तविक अर्थों में ये कमीज जब बाजार में बिकती है तो जो असली मुनाफा है वो सबसे लास्ट वाले स्टेप पे लोग कमा रहे होते हैं। जबकि यहां से चीजें अगर रुक जाएं तो संभव नहीं है कि कमीज तैयार हो पाए, कमीज बन पाए। यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1800 रुपए प्रति क्विंटल में बिकेगी, ऐसा स्वप्ना को पता है, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती क्योंकि व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है। किसानों को कर्जे के लिए उस पर अक्सर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के टाइम भी, जैसे कोई बीमार हुआ, बच्चों की स्कूल की फीस आदि है तो वो लेके उससे खर्चा चलता रहता है। ऐसा खर्चा वगैरह जो है उससे चलता रहता है, इसलिए उससे बहस करने का नुकसान है। जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता है, तब उनकी कोई आय नहीं होती है, उस समय केवल ऋण लेकर ही वो जीवित रह सकते हैं और उसका एकमात्र सहारा वो व्यापारी है। कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज्यादा है जो वो मजदूरी करके कमा सकती थी। इसलिए उसके मन में ये भी आ सकता है कि इतना सारा परिश्रम, इतना सारा रिस्क, अगर कपास की खेती खराब हो गई तो वो कर्जे में, ऋण भी चुका पाने की स्थिति में नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि किसानों की जो स्थिति है, वो जो आय उनको हो रही है, उनकी क्या स्थिति। ईरोड का कपड़ा बाजार, ये जो ईरोड आप देख रहे हैं ये तमिलनाडु में है और ये कोयम्बटूर, बेंगलोर, कर्नाटका से भी नजदीक है, ये आंध्रा से भी नजदीक है और तमिलनाडु का एक कपड़े के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह है। कोयम्बटूर भी कपड़े के ये जो धागे बनते हैं, उन धागों को बनाने का बड़ा हब है कोयम्बटूर भी। ईरोड में बने बनाए कपड़ों का व्यापार होता है, यहाँ पर लुंगी का व्यापार, साड़ियों का व्यापार, ये बड़ा व्यापार होता है ईरोड में। ईरोड का कपड़ा व्यापार, कपड़ा बाजार जिसको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ईरोड के कपड़ा बाजार के बारे में कुछ समझते हैं। देखिए, तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला ईरोड का कपड़ा बाजार संसार का सबसे बड़े विशाल बाजारों में से एक है, संसार के बड़े बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है, जैसे आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा लाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बेचा जाता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिण भारत के शहरों में अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में आपको वो बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ ले आते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माता, निर्यातक और उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को देते हैं। आप देखेंगे तो सूत खरीदते हैं और बुनकरों को देते हैं और कुछ निर्देश देते हैं कि किस प्रकार कपड़ा तैयार किया जाना चाहिए। आगे उदाहरण के माध्यम से ये कैसे कार्य होता है ये हम अभी देखेंगे। ये सारी बातें होती रहेंगी, आप समझ पाएंगे कि कैसे एक कमीज तैयार होती है और उस कमीज को कैसे
आम लोगों तक पहुंचाया जाता है, शुरू से लेके अंत तक उसकी पूरी प्रक्रिया कैसी है। और ये भारत में नहीं, पूरे विश्व में इसी तरीके से एक कमीज तैयार करने में प्रक्रिया लगभग यही होती है। अगर आप अंग्रेजों के टाइम की बात करेंगे तो अंग्रेजों के द्वारा भी यही किया जाता था। अंग्रेजों का सबसे बड़ा जो भारत के संबंध में जो औपनिवेशिक व्यवस्था थी, उसमें सबसे बड़ा व्यापार किस बात का था? इसी कपास का। बने बनाए तैयार किए हुए कपड़े वे हमें बेचते थे। हमारे यहाँ से कच्चा सामान ले जाते थे, कपास ले जाते थे, फिर या सूत ले जाते थे। सूत और कपास हमारे यहाँ से ले जाते थे और बना बनाया कपड़ा मशीनों में तैयार करके फिर वापस हमें ही बेच देते थे। ये काम होता था। और सबसे बड़ा जो आय थी अंग्रेजों की, वो इसी की थी। जो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी, तो वो भी विशेषकर इस कपड़े इंडस्ट्री को लेकर ही हम लोग देखते हैं। इस पे चर्चा करते रहेंगे। इसके पहले कुछ सूचना है जो मैं आपको दे देना चाहता हूँ। चूँकि आज 3 अक्टूबर है और स्टडी IQ का प्रतिज्ञा प्लस जो लॉन्ग टर्म बैच है, उसमें एडमिशन लेने की अंतिम तिथि जो है वो 3 अक्टूबर है। आप देख सकते हैं शाम को 6 बजे से ये क्लास प्रतिदिन मंडे टू सैटरडे होती है। 6 से 9 ये क्लास आपकी होती है। तो इस क्लास में एडमिशन लेने की जो अंतिम तिथि है वो आज 3 अक्टूबर है, 3 अक्टूबर। इसमें एक बड़ी छूट आपको मिल रही है। 29,999 रुपये में आप प्रतिज्ञा प्लस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, लॉन्ग टर्म बैच के साथ। और अगर इसके साथ प्रतिज्ञा प्लस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि आपकी ये पूरी फीस 29,999 रुपये रिफंड हो जाएगी जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा, देखिए, अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो पूरी की पूरी जो फीस है 29,999 ये आपको रिफंड हो जाती है। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज होती है, उस टेस्ट सीरीज को आपको अलग से परचेज करना होता है। प्रतिज्ञा प्लस बैच में है तो ये अलग से आपको टेस्ट सीरीज नहीं लेनी होती है। इसके अलावा साप्ताहिक टेस्ट होते हैं और साप्ताहिक टेस्ट में 11,000 रुपये जीतने का भी मौका मिलता है। तो ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म बैच के साथ जुड़ सकते हैं। आखिरी डेट आज मध्य रात्रि तक है, 3 अक्टूबर मध्य रात्रि तक 12 बजे तक। AP लाइव कोड के इस्तेमाल के साथ जाएंगे तो आपको ये छूट मिल पाएगा। इसके अलावा एक और सूचना है, मुझे लगता है उसे भी आपको बता देना चाहिए। केवल GS के लिए ही नहीं, अगर आप ऑप्शनल के लिए भी सोच रहे हैं, हालांकि ऑप्शनल का ये जो बैच है ये शुरू हो रहा है 8 अक्टूबर से, लेकिन अगर आप ऑप्शनल की ये छूट चाहते हैं कि आपको 13,499 रुपये में ही आपको PSIR ऑप्शनल हिंदी माध्यम में उपलब्ध हो जाए, तो इसके लिए आपको 3 अक्टूबर अर्थात आज आपको एडमिशन लेना होगा। आप देख सकते हैं कि जो तारीख है वैलिड टिल 3 अक्टूबर, जो कि आज है। आज मध्य रात्रि तक अगर आप इस बैच के साथ जुड़ते हैं तो जो सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। स्टडी IQ के ऐप पे जब भी आप इस पेड क्लासेस के साथ जुड़ते हैं तो आपको गुणात्मकता और प्रतिबद्धता दोनों ही देखने को मिलती है। आप एक बेहतर पढ़ाई कर पाते हैं। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस बैच के साथ जरूर जुड़ें। चलिए वापस से आते हैं अपनी क्लास पे, और अपनी क्लास पे हम लोग देखते हैं ईरोड का बड़ा कपड़ा बाजार। आपने देखा, कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको थोड़ा सा समझने की बात करते हैं, देखने की बात करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तक की NCERT से आप डायरेक्ट UPSC के सवालों को जज करने का प्रयास मत करिए। आप बेसिक लेवल पे ये देखने का प्रयास करिए, ये समझने का प्रयास करिए कि आखिर जो बड़े सिद्धांत हम पढ़ते हैं उन सिद्धांतों के छोटे उदाहरण और समझ कैसे विकसित हो सकती है कि हम आगे की कक्षाओं में जब कोई बहुत परिपक्व लाइन पढ़ें तो उस परिपक्व लाइन पढ़ने के साथ हमें ये जो दृश्य है जो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये आंखों के सामने आए और हमें समझ विकसित हो कि हम जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो हम समझ भी रहे हैं। तो बहुत जरूरी है
एनसीईआरटी आपके पास ऐसे उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाती है कि जब ऊपर की कक्षाओं में उसे ही आप सिद्धांत के रूप में पढ़ते हैं तो आपके लिए उपयोगी होती है। इस बार मुख्य परीक्षा में समानता से सवाल पूछा गया। अगर आप क्लास 7 की ये जो किताब आप पढ़ रहे हैं अभी एनसीईआरटी, इस किताब का पूरा उद्देश्य समानता पर आधारित है। कोई भी चैप्टर उठा के आप देख लो, वो समानता और विभेद को ही दर्शा रहा होगा। जैसे इस चैप्टर में आप देखेंगे कि किस तरीके से आय की असमानता आपको देखने को मिलेगी, और प्रत्येक स्तर पे जहां जितना ज्यादा आवश्यक है, जितना ज्यादा लाभ जिसको होना चाहिए, वो शोषण का शिकार है, और जहां ऊपर के स्तर पे जाएंगे, जहां पर मेहनत कम है, वहां पर पैसे ज्यादा हैं। तो ये जो आय की असमानता, इसे दूर करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। तो हम पहले समझे तो कि असमानताओं की जड़ कहाँ पे बैठी हुई है। हमने सामाजिक समानता देखा, हमने लैंगिक असमानता देखा, सामाजिक असमानता देखा, इसी तरीके से आर्थिक असमानता की बात हम कर रहे हैं। हमने शहरों में देखा, सरकारी सेक्टर और निजी सेक्टर के बीच का हमने डिफरेंस देखा, वहां पर होते हुए असमानता को देखा। अब यहाँ पर आय की असमानता कैसे शुरुआत होती है वो भी आप देख पा रहे हैं एक सामान्य से चैप्टर में, जिसका बस एक ही है, एक कमीज। देखिए उदाहरण देख रहे हैं, दादन व्यवस्था, इसको बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करने को दादन व्यवस्था कहते हैं। दादन व्यवस्था कहते हैं। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर दूं तो आप इस व्यवस्था को आप समझ पाएंगे। देखिए एक कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पे व्यापारी और बुनकरों के बीच काम बांट दिया जाता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं, जो बुनकर होते हैं वो व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा उन्हें देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतः 2 लाभ प्राप्त हो जाते हैं। पहला, बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना होता, पूंजी नहीं लगानी होती। साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है कि उन्हें जो कपड़े तैयार करने वो खुद नहीं बेचने हैं, वो व्यापारी अपना बेचेंगे। तो बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। तो उन्हें मार्केटिंग, बाजार की क्या स्थिति है, इन सब पे ध्यान नहीं देना होता। उन्हें अपने श्रम का पैसा जो है, कपड़ा तैयार करने का पैसा मिल जाता है, और जो वो बना के ऑर्डर देते हैं उसका पहले से उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या मिलना। अगर इसको हम ठीक ठीक देखें तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि बाजार में यह एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिया है, जिससे उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं और अन्य लोगों से सूत ये खरीद कर लाते हैं। ये उस दुकान या व्यापारी वाले का काम होता है। आप देखेंगे कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांवों में रहते हैं, व्यापारियों से सूत ले आते हैं। बुनाई करने के करघे रखने के लिए उन्हें अपने घरों के पास ही अपनी व्यवस्था करनी होती है। इस तस्वीर में आप एक ऐसे घर भी रखे हुए देखेंगे जो पावर लूम है, जो करघा हाथ से नहीं बल्कि बिजली से चलता है। अभी देखेंगे बुनकर अपने परिवार के साथ इन करघों पे कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों में 2 से लेके 8 करघे तक होते हैं, जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। इस तरह से इस तरह तरह की साड़ियां, तौलिए, शर्टिंग, औरतों की पोशाकों के कपड़े, चादरें इन करघों पर बनाए जाते हैं। हालांकि ये करघों की जो बात हो रही है, अब धीरे धीरे ये करघे मृत प्राय हो गए हैं, अर्थात ये करघे अब आपको धीरे धीरे देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे भारत से बुनाई का जो तरीका था हाथ से चलाने वाला, वो आज बदलकर पावर लूम हो गया है, मोटर से चलाया जाता है। तो हैंडमेड जो करघे थे वो धीरे धीरे लगभग समाप्त प्राय हो गए हैं, और चूंकि अब छोटी छोटी भी मशीनें आ गई हैं जो आप घर में लगा सकते हैं, और छोटे मोटर होते हैं, पावर लूम के हिसाब से आप बना सकते हैं। तो आज ये करघे पूरी तरीके से पावर लूम हो गए हैं। भले ही छोटे हैं, घरों में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब हाथ से बुनाई कम ही देखने को मिलती है। देखिए बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले जाते हैं, जिससे उसने उन्हें सूत लिया था। इस तस्वीर में बुनकर शहर में व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठा है। व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया गया था, और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर दिया जाता है। तो कुल मिला के जो श्रम है, उस श्रम का भुगतान उसे कर दिया जाता है।
अब देखिए कुछ बातें यहाँ समझाने का प्रयास आपसे किया जा रहा है कि ये जो व्यवस्था आप देख पा रहे हैं, इस व्यवस्था में समस्या क्या है। और जैसे कुछ सवाल हैं, यदि बुनकर खुद सूत खरीद कर बने हुए कपड़े को बेचते हैं तो उन्हें 3 गुना ज़्यादा कमाई होती है, क्या यह संभव है? चर्चा कीजिए। संभव हो सकता है, लेकिन ऐसा करने पे फिर जो बुनकर हैं उन्हें अपनी पूंजी लगानी होगी, और अगर वो अपनी पूंजी लगा के सूत ला के कपड़ा बुनते हैं और किन्हीं कारणों से मान लीजिए कि उन कपड़ों की डिमांड बाजार में घटती है, तो वो कपड़े उनके पास बने रह सकते हैं, अर्थात वो बिकेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा नुकसान बुनकर को हो सकता है। अभी जो सिक्योरिटी है, श्योरिटी है, वो यहाँ पर खत्म हो सकती है। तो रिस्क लेने पे 3 गुनी कमाई हो सकती है, लेकिन नुकसान भी हो सकता है। क्या इसी तरह की दादन व्यवस्था पापड़, बीड़ी, मसाले बनाने में भी देखने को मिलती है? हाँ, कुछ हद तक देखने को मिलती है। अपने इलाके में इस संबंध की जानकारी आप इकट्ठा कीजिए, ऐसा यहाँ पे आपसे कहा गया है। और आपने अपने इलाके में सहकारी संस्थाओं के बारे में क्या सुना है? जैसे दूध, किराना, धान आदि के व्यवसाय में पता लगाइए ये किस प्रकार लाभ के लिए स्थापित की गई थी। ऐसा सहकारिता आप देख सकते हैं। दादन व्यवस्था के स्थान पे सहकारिता एक व्यवस्था हो सकती है, एक विकल्प हो सकता है, जिसमें लोग पूंजी भी लगाते हैं, लोग श्रम भी देते हैं और फिर उसे बाजार में बेचते हैं, और जो लाभ होता है वो इक्वली फिर अपने निवेश के अनुसार वो बांट लेते हैं। तो उसमें ना कोई श्रमिक होता है, ना कोई मालिक होता है, सभी श्रमिक होते हैं और सभी मालिक होते हैं। आप देख सकते हैं। कहानी कंटिन्यू करते हैं कमीज की। वह किसी कीमत पर बेचा जाएगा। कपड़ा बाजार में व्यापारी कपड़ा पहनने के, वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में अधिक होता है, बुनकरों के हित में वो नहीं होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य लगभग 20,000 रुपए है, इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघों के लिए लगभग 40,000 रुपए का निवेश करना पड़ता है, और ये खुद बुनकर करते हैं। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे जो वयस्क हैं वो काम करते हैं। 12 घंटे काम करते हैं। इस कार्य को पूरा करने के बाद महीने में लगभग 3500 रुपए ही कमा पाते हैं। हर स्तर पे आप देखेंगे, निचले स्तर पे आपको आय की बड़ी असमानता दिखेगी। व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, ये कभी पूछा भी जा सकता है आपसे। दादन व्यवस्था कहलाती है जहां एक व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई उद्योग में ये व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। इस व्यवस्था को आप अंग्रेजी व्यवस्था से जोड़ के देख सकते हैं। मार्क्स ने जिस पूंजीवाद का विरोध किया, मार्क्स ने जिस औद्योगिकरण का विरोध किया था, वो यही था और यही समस्या थी, यही चीजें थी। बुनकर और सहकारी संस्थाएं, ये देख लेते हैं। बुनकरों की इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए सहकारी संस्थाओं की बात की गई। ये सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं, कैसे बनती हैं? तो इन सहकारी संस्थाओं का अगर इतिहास देखें तो गांधी के विचारों से ये सहकारी संस्थाएं प्रभावित हैं। गांधी का मानना था कि पूर्ण रोजगार तभी हो सकता है जब कुटीर उद्योगों के माध्यम से चीजें आगे बढ़ाई जाएं। बड़े बड़े उद्योग शोषणकारी होते हैं क्योंकि केंद्रीकृत पूंजी लगी होती है। एकमात्र उद्देश्य केवल और केवल लाभ कमाना होता है, और उसमें कुछ लिमिटेड लोगों को ही नौकरी मिल सकती है। पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक है कि सहकारिता के आधार पर लोग काम करें। शोषण नहीं होता क्योंकि बड़े बड़े कारखानों में लोग मजदूर होते हैं और कुछ स्वामी उसके होते हैं, मालिक होते हैं। सहकारिता में कोई मालिक और कोई श्रमिक या मजदूर नहीं होता है, कोई नौकर के रूप में नौकरी नहीं कर रहा होता है। तो ये एक बड़ा अंतर है। संविधान के अंतर्गत आप देखेंगे तो इसके लिए संशोधन किया गया। आर्टिकल 43 में देखेंगे तो आर्टिकल 43B बनाया गया जो सहकारी संस्थाओं की बात करता है। संशोधन में आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत भी सहकारी संस्थाओं को बनाना लोगों का फंडामेंटल राइट्स होगा। संघ संगठनों के साथ सहकारी संस्थाएं बनाना भी। और भाग 9B संविधान में पूरी तरीके से
सहकारी संस्थाओं के ऊपर टिकी हुई है। तो संविधान भी इस बात को बड़ा महत्व देता है। अभी बस आप सहकारी संस्थाएं समझेंगे, बाद में सब आपका कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपको शुरुआत करनी होती है एनसीईआरटी से। छोटी छोटी चीजें आप देख पाते हैं, छोटी छोटी चीजें आप समझ पाते हैं। देखिए, हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसे देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन हो सकता है। एक सहकारी संस्था वे लोग जिनके हित समान हैं, जो एक जैसे काम करते हैं, एक जैसे हित वाले लोग हैं, इकट्ठे होते हैं और परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप में करते हैं। वे सूत व्यापारी से प्राप्त करते हैं और उन्हें बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी खुद करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकर को कपड़ा का उचित मूल्य प्राप्त होने लगता है। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ऐसा किया जाता है। कभी कभी सरकार भी उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीदकर उनकी मदद करती है। तमिलनाडु में सरकार स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावरलूम बुनकर की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है और इस तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीदकर कोऑपरेट करती है। कोऑपरेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। अपने अपने शहर में शायद आपने कभी ये दुकानें देखी भी होंगे। इसी तरीके से खादी के रूप में आप सहकारी संगठन देखेंगे और खादी के बने हुए कपड़े आपको अलग अलग खादी ग्रामोद्योग के दुकानें आपको भी मिल जाएंगी। इसके अलावा जब मेले वगैरह लगते हैं तो वहाँ पर भी आप देखते हैं कि खादी के कपड़े के अलग से स्टॉल होते हैं। तो ये संस्थाएं बीच में व्यापारियों को हटा के और कुछ पूंजी इकट्ठा करके ऐसे लोगों के साथ जुड़ के मदद करती है जहां उनको उचित मूल्य मिल पाए। तो विक्रय का भी काम ले लेती है और सरकार भी इस काम में कोऑपरेट करती है। तो ये थोड़ा सा सरल हो जाता है, ये थोड़ा आसान हो जाता है। आप देखिए, इस तरीके से बच्चे भी, परिवार के सदस्य इस काम में लगे होते हैं। ये आपको यहाँ पे देखने को मिल पा रहा है। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना, ईरोड को तो आपने देखा ही देखा, ईरोड की बात आपने की। ईरोड का जो व्यापारी है, आप देख सकते हैं, बुनकर द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज बनाने के लिए करती है। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात कर दी जाती है। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका, यूरोप जैसे जो व्यवसायी हैं वो भी इसमें होते हैं। जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं, अपने बहुत सारे स्टोर्स की श्रृंखला देखी, बहुत सारे ब्रांड वैल्यू जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, आप भी ऐसे ब्रांडों के जानकार होंगे। बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता मांगते हैं। समय समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं कि टाइम पे आप सामान देंगे। सामान जरा सा भी दोषयुक्त हुआ या माल देने में आपने विलंब किया तो बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक, आप देखेंगे तो इसलिए जो निर्यातक हैं, निर्यातक इस शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों पर भरसक प्रयास करते हैं कि वो अपने सामान की उपलब्धता सुनिश्चित कर पाए। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबाव के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करने लगते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेने का प्रयास करते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र दे देते हैं। इसमें आप देखेंगे तो एक बड़े स्तर का शोषण किसका हो रहा है? मजदूरों का। तो हर स्तर पे आप यहाँ पे मजदूरों के शोषण को आप देख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि इंपेक्स गारमेंट फैक्ट्री में ज्यादातर महिलाओं को काम पे क्यों रखा जाता है, एक तो चर्चा कीजिए। दूसरा, मंत्री को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखकर अपने विचार मजदूरों के लिए उचित भुगतान किया जाए, उसकी आप मांग कीजिए। नीचे कुछ अभी चित्र दिखेगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कुछ तालिका है जो भुगतान करने की है
एक बार इसको थोड़ा सा जूम करके हम लोग देखेंगे कि इस तालिका में क्या है मजदूरों के भुगतान की स्थिति। दर्जी 3,000 रुपया प्रति माह प्राप्त कर पाता है। इस्त्री करने वाला 1.5 रुपये प्रति पीस प्राप्त कर पाता है। तो जांच करने वाले हैं उन्हें 2,000 रुपये प्रति माह मिलता है, और धागे काटने और बटन लगाने वाले 1,500 प्रति माह। ये मजदूर के रूप में होते हैं, और इनकी मजदूरी आपने देख ली कि कितनी न्यूनतम मजदूरी इनके पास आती है, कितनी न्यूनतम मजदूरी इनके पास होती है। देखिए, आप देखेंगे कि गारमेंट फैक्ट्री में ये जो काम है, उन कामों को करने में 70% कामगार जो है वो महिलाएं मिलेंगी। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप में लगाया जाता है। इसका आशय होता है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार अधिक हैं या उनकी आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें किसी भी टाइम निकाल सकते हैं। किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी इनके जॉब के साथ, इनके काम के साथ नहीं होते हैं। अधिकतम वेतन सबसे ज्यादा दर्जी को मिलता है, जो 3,000 रुपये प्रति माह होता है। जो उनके सहायक के रूप में धागा काटने, बटन लगाने, पैकिंग करने, इन लोगों की जो है वो प्रति पीस इस तरीके से स्थितियां होती हैं जिनमें ये चीजों को प्राप्त कर पाते हैं। अमेरिका की देख, संयुक्त राज्य अमेरिका में वो एक कमीज दी गई है। यहाँ पे इस पे दिखाया गया है कि 600 रुपये का लाभ है। देख पाएंगे आप, 600 रुपये लाभ की बात की जा रही है। विज्ञापन पे 300 रुपये खर्चा आता है, भंडारण पे 100 रुपये खर्च आता है, और खरीदते हैं ये 200 रुपये में। अमेरिका में कमीज देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई हैं। इनकी कीमत $26 रखी गई है, अर्थात हर कमीज $26 यानी 1,200 रुपये में बेची जा रही है। 1,200 रुपये में बेची जा रही है। आप सोचिए, कुल जो लागत है इस कमीज की वो 200 रुपये की है। कमीज बनकर तैयार हुई है 200 रुपये की, और ये बेची जा रही है कितने में? 1,200 रुपये में। लाभ आप देखिए, 600 लाभ बेचने वाले के पास है। 3 कमीज में जितना लाभ होगा उतना मजदूर की 1 महीने की सैलरी। कमीजों के व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीज कितने रुपए में खरीदी, हिसाब खरीदी, फिर उसने संचार साधनों द्वारा विज्ञापन पे खर्च किया, फिर इतना खर्च हुआ, स्टोर में रखने का, प्रदर्शन का खर्च। इस तरह से व्यक्ति की कमीज 600 रुपये लागत की पड़ी, आप देख सकते हैं। जबकि वो उसे 1,200 रुपये में बेच रहा है। एक कमीज पर उसे 600 रुपये का लाभ होता है। जितनी अधिक संख्या में कमीजें बेचेगा उतना अधिक लाभ होगा। अब आपने देख लिया कि वास्तविक में आय की असमानता कितने बड़े स्तर पर है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वस्त्र निर्यातक ने 200 रुपये के हिसाब से कमीज खरीदी, और कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य मात्र 70 रुपये प्रति कमीज पड़ा था। कामगारों की मजदूरी 15 रुपये प्रति कमीज है। कार्यालय चलाने का खर्च 15 रुपये प्रति कमीज है। क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बाजार में लाभ कमाने वाले कौन हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आपने सारी गणित समझ ली। बाजारों की एक श्रृंखला में कई उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है बस। फिर इसे याद करें कि कौन कौन से लोग खरीदने और बेचने की प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या सभी को समान रूप से लाभ हुआ? तो आपने देखा नहीं। सर्वाधिक लाभ बने बनाए कपड़े को बेचने वाले को है, जो कि कमीज का 4 गुना, कमीज बनने में कुल लागत के 4 गुना से ज्यादा, 3 गुना से ज्यादा तो उनके खुद के लाभ हैं, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब असली टॉपिक पे आते हैं, जो इस पूरे पुस्तक के टॉपिक का जो उद्देश्य है वो है बाजार और समानता। पूरा क्लास 7 समानता के चैप्टर पर ही टिका हुआ है। शुरू में भी मैंने इस बात को आपको बताया था। देखिए, विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बस जी पा रहे हैं। इस प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाले छोटे किसान, ईरोड के बुनकर
कि कड़ी मेहनत की लेकिन बाजार में उनके उत्पाद का उचित मूल्य उन्हें नहीं मिला। लेकिन बाजार में बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई जो व्यापारी व्यवसायी थे उनकी ज्यादा अधिक थी। निर्यातक की कमाई से बहुत कम है लेकिन इनकी कमाई। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं है, ना सब बराबर कमा रहे हैं, बल्कि आप देखेंगे तो प्रजातंत्र में के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो कांता हो या स्वप्ना हो, कोई भी हो। कांता आप समझ रहे हैं, घर में काम करने वाली महिला, या स्वप्ना जो कपास की खेती कर रही है। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वो अपने आप को दूसरों के बराबर नहीं समझ पाएंगे, और इस तरीके के विभेद के कारण हमारे यहाँ हम देखेंगे तो हमारे यहाँ आय की असमानता शुरू होती है। अमीरी गरीबी का जो विभेद है इन्हीं कारणों से आगे बढ़ता है। एक और बाजार के लोगों को काम करने की बात करें अगर, तो हम देख पाते हैं कि एक और बाजार लोगों के काम करने, उन चीज़ों को बनाने बेचने का अवसर देता है जो वो उगाते हैं बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है, बुनकर कपड़े बना बनाया कपड़ा बेच सकता है, धनवान हो सकते हैं, शक्तिशाली हो सकते हैं। लेकिन बाजार उन्हीं को ज़्यादा मजबूत करता है जिनके पास पहले से पैसे हैं, जिनके अपने कारखाने हैं, जिनकी अपनी बड़ी दुकानें हैं। ये सब पैसे से बनता है और यही लोग पैसे से पैसा बनाने का काम करते हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए, सबके लिए इनके ऊपर निर्भरता है। और जब तक ये निर्भरता रहेगी तब तक शोषण होता रहेगा। अर्थात सरकार को चाहिए प्रजातांत्रिक मामले में वेलफेयर स्टेट बनके और ऐसे लोगों को सरकार मदद करे, वो ऋण के रूप में मदद करे बहुत न्यूनतम ब्याज दर पे। अगर कोई समस्या होती है तो उसके लिए उनकी ऋण माफी भी करे। अगर कृषि ठीक से नहीं होती है तो कुल मिला के अगर ईमानदारी नियत से हम नीचे से चीज़ों का सुधार करें, और विशेषकर गांधी जिस व्यवस्था की बात करते थे अगर उस व्यवस्था की बात करें तो हम एक बेहतर बाजार, एक बेहतर समानता ला सकते हैं। अमीरी गरीबी के बड़े इस खाई को पाट सकते हैं और इस पूरी बाजार की असमानता को हमने एक बाजार में एक कमीज से समझने का प्रयास किया। ठीक है, अगला चैप्टर आपका समानता के लिए संघर्ष है। अब हर एक स्तर पे संघर्ष, हमने सामाजिक स्तर के संघर्ष देखेंगे, हम आर्थिक स्तर के संघर्ष देखेंगे, लैंगिक स्तर के संघर्ष देखेंगे और उन संघर्षों को यहाँ पे कलेक्ट करके पढ़ेंगे जो ऊपर की कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है। मैं दोबारा से आप लोगों को एक बार फिर से आमंत्रित करता हूँ कि आप अगर तैयारी यूपीएससी की सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आपको प्रतिज्ञा प्लस लॉन्ग टर्म बैच के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि प्रतिज्ञा का अंतिम बैच प्रतिज्ञा प्लस का हो चुका है। अब लॉन्ग टर्म बैच ही है आपके पास। आप 26 के लिए जुड़ना चाहें या 27 के लिए आप जुड़ सकते हैं। आपकी फ़ी आपको रिफंड हो जाती है, टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है। इसके अलावा बाकी सारे फीचर्स जो P2I के हैं वो तो आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसी तरीके से अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो 13,499 में आज मध्य रात्रि तक PSIR में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको जुड़ना चाहिए। ठीक है, कल फिर हम लोग मिलेंगे। संघर्ष के लिए, समानता के लिए जो संघर्ष है उसके लिए किन किन स्तरों पर संघर्ष हुआ है उसकी बात करेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।